हाँ, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर मतलब समझो, वैल्यूएशन ऑफ शेयर का मतलब क्या है। आज एक कंपनी ने शेयर जो इशू किया था ना, वो 10 रुपए में किया था। वो उसकी फेस वैल्यू होती थी। कौन सी वैल्यू होती थी? फेस वैल्यू 10 रुपए। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? आज वो शेयर मार्केट में 15 का हो सकता है, 50 का हो सकता है, 60 का हो सकता है। वो कौन सी वैल्यू होती है? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कुछ भी हो सकती है। क्या हो सकती है बताओ? बोलो। 12, 15, 50, है ना? 8 भी कुछ भी हो सकती है। ना हमें फेस वैल्यू से कोई मतलब है, ना हमें मार्केट वैल्यू से कोई मतलब है। हम निकालेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। कौन सी वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू ये वैल्यू है जो वैल्यू मार्केट में होनी चाहिए। जो वैल्यू मार्केट में होनी चाहिए। समझो ना, मेरी बात समझो, ध्यान से समझो। इंडिया के हिसाब से आज के दिन की बात कर रही हूं, टमाटर का मार्केट में रेट 30 रुपए केजी होना चाहिए। लेकिन आज मैंने सुबह मंडी से पता किया कि वो 80 रुपीज केजी चल रहा है। कितने रुपए केजी चल रहा है? 80। जरूरी था ना जो होना चाहिए वही एक्चुअली मार्केट में चल रहा हो। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो मार्केट वैल्यू जो है वो वैल्यू होती है जो इस टाइम शेयर की मार्केट में वैल्यू चल रही है। और मार्केट वैल्यू बहुत चीजों से इफेक्ट होती है। मान लिया शेयर की डिमांड बढ़ गई। क्या बढ़ गई? डिमांड। और आपको पता है इकोनॉमिक्स में बढ़ा, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा। और किसी वजह से डिमांड घट गई तो प्राइस भी घटेगा। तो मार्केट वैल्यू तो बहुत चीजों से इफेक्ट होती है। लेकिन हम मार्केट वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम फेस वैल्यू नहीं निकालेंगे। हम कौन सी वैल्यू निकालेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जो होनी चाहिए। एग्जैक्टली देखा जाए फेयर वैल्यू भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू का दूसरा नाम क्या है बताओ? फेयर वैल्यू, सही वैल्यू जो होनी चाहिए। समझो, लोग खरीदते बेचते भी इसी हिसाब से हैं। एक बार मैं टमाटर वाला एग्जांपल हटा दूं। लोग खरीदते बेचते भी इसी हिसाब से हैं। कैसे? देखो मैं एग्जांपल बताती हूँ कैसे खरीदते बेचते हैं। इस पूरे एग्जांपल को हटाती हूँ। जो वैल्यू मार्केट में होनी चाहिए। अब हमने बैलेंस शीट को एनालिसिस किया। ये बैलेंस शीट और पीएनएल को एनालिसिस करके निकलती है। मतलब फाइनेंशियल को एनालिसिस करके वैल्यू निकलती है। समझ गए नहीं समझ गए? हम कहते हैं कि मार्केट में जो वैल्यू होनी चाहिए वो 80 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 80। और अभी चल कितनी रही है? 60। कितनी चल रही है? 60। तो उन लोगों को पता है कि अभी मार्केट में 60 चल रही है, पर बैलेंस शीट क्या कहती है कि 80 होनी चाहिए। तो एक ना एक दिन तो ये 80 पर आएगी ही आएगी। अपनी सही इंट्रिंसिक वैल्यू पे आएगी ही आएगी। तो करो, शेयर को खरीद लो, शेयर को खरीद लो। क्योंकि आज अगर हम इसको 60 में खरीद लेते हैं मार्केट में, तो एक दिन ये आके 80 पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो अभी खरीद लो। और अगर इसी में एग्जांपल अलग हो कि मार्केट में 60 का चल रहा है लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 50। तो लोगों को पता है कि अभी तो 60 का चल रहा है लेकिन एक दिन तो ये 50 पे आएगा ही आएगा। तो इसको रखने की जरूरत नहीं है, इस शेयर को बेच दो। तो शेयर मार्केट में लोग काम भी इस हिसाब से करते हैं। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू होती कैसे है, निकलती कैसे है? बच्चों देखो, एक बात बताओ। शेयर हमने ओरिजिनली कितने में इशू किया था? 10 में। फर्म का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली शेयर का प्राइस भी बढ़ता जाएगा। और फर्म उतना प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो फेस वैल्यू से क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है बताओ? प्रॉफिट्स पे, बिजनेस की एसेट्स पे। बिजनेस की एसेट जितनी ग्रो करेगी शेयर का प्राइस उतना ही ग्रो करेगा। बिजनेस जितना बड़ा होता जाएगा शेयर का प्राइस उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे 3 वैल्यू बताई। 3 वैल्यू में बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। फेस वैल्यू, जितने में शेयर इशू करना किया था कंपनी ने, ओरिजिनली जितने में शेयर इशू किया था वो क्या कहलाती है? फेस वैल्यू। कभी 50 साल पहले शेयर इशू किया था 10 रुपए में, तो 10 रुपए क्या कहलाएगी? फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू, आज के दिन वो मार्केट में कितने का बिक रहा है एनएससी बीएससी में। और एक इंट्रिंसिक वैल्यू, कहते हैं छोड़ो मार्केट में कितने का बिक रहा है, हमारे हिसाब से मार्केट में ये कितने का होना चाहिए। समझ में आने ना? ऐसा होता है ना, टमाटर देखो हमारे हिसाब से 30 रुपए केजी होना चाहिए, पर मार्केट में 80 रुपए केजी क्यों बिक रहा है? क्योंकि जमाखोरों ने उस टमाटर को क्या कर रखा है? जमा करके क्या कर रखा है बताओ? फेक डिमांड क्रिएट कर रखी है, शॉर्टेज बना रखी है टमाटरों की।
इंडिया में खाने की कमी थोड़ी ना है। लोगों ने क्या किया, टमाटरों के गोडाउन भर लिए, शॉर्टेज कर दी मार्केट में। मार्केट में शॉर्टेज करते ही क्या हो गया बताओ, डिमांड बढ़नी शुरू हो गई, और उसका क्या बढ़ना शुरू हो गया, प्राइस बढ़ना शुरू हो गया। तो लोग शेयरों के साथ भी ऐसा करते हैं। होनी चाहिए कितने रुपए बताओ, होनी चाहिए कितनी, 60, जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू है, और है कितनी, 150 रुपए। बात समझ में आ रही है ना। लोग डिमांड ज्यादा क्रिएट कर देते हैं, जिससे जो शेयर 60 रुपए चल बढ़ बढ़ के मार्केट में कितने का चला जाता है, 150 रुपए का। अभी एग्जाम्पल अभी जो है, अभी जब आपकी रिपोर्ट आई थी, किस कौन से शेयर पे आई थी बताओ, अडानी के शेयर पे रिपोर्ट आई थी, तो अडानी का शेयर एकदम से घट गया था ना। क्यों गिर गया था बताओ अडानी का शेयर, कंपनी तो वैसे ही परफॉर्म कर रही थी, जैसा एक दिन पहले परफॉर्म कर रही थी वैसा ही एक दिन बाद में परफॉर्म कर रही थी। क्या कंपनी ने अपना प्रॉफिट कमाना बंद कर दिया था, क्या कंपनी ने जो लॉस कमा रही थी वो लॉस करना बंद कर दिया था, नहीं। बस रिपोर्ट आने से क्या हुआ, नेगेटिव फैल गया मार्केट में, नेगेटिव फैल गया तो लोगों ने मार्केट में शेयर क्या करने शुरू कर दिए, बेचने शुरू कर दिए, बेचने शुरू कर दिए तो सेलिंग प्रेशर बढ़ गया, सेलिंग प्रेशर बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ गई, और सप्लाई बढ़ती है तो आपको पता है प्राइस क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं सप्लाई बढ़ते ही किसी चीज के। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। तो जो वैल्यू होनी चाहिए और जो वैल्यू एक्चुअली है, इन दोनों में क्या होता है बताओ, डिफरेंस होता है। तो हम यहाँ इस चैप्टर में फेस वैल्यू तो क्वेश्चन बताएगा ही बताएगा, क्योंकि जितने में इशू किए थे। मार्केट वैल्यू से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम कौन सी वैल्यू निकालना सीखेंगे बताओ, इंट्रिंसिक वैल्यू, जो वैल्यू मार्केट में होनी चाहिए। समझ में आ रही है ना। अगर मार्केट में 50 का होना चाहिए शेयर और है 60 का, तो खरीद लो या बेच दो। 50 का होना चाहिए और 60 का है तो बेच दो। क्यों बेच दो, क्योंकि 60 की चीज एक दिन 50 पे आएगी ही आएगी, अपनी सही वैल्यू पे आएगी आएगी। और अगर मार्क कितने का है बताओ, 80 का होना चाहिए, और मार्केट में है कितने का, 60 का, तो उसे खरीद लो, क्योंकि एक दिन वो 80 पे आएगा ही आएगा। तो इस चैप्टर में हम कौन सी वैल्यू निकालते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। उसके लिए बहुत सारे मेथड यूज किए जाते हैं, वन बाय वन करके हम मेथड्स पढ़ेंगे। पहली बात बताओ, शेयर को कैलकुलेट करने की, वैल्यू निकालने की जरूरत कब कब पड़ती है। मैं बताना चाह रही हूं कि शेयर को वैल्यू निकालने की जरूरत कब, कौन कौन सा ऐसा दिन आता है जिस दिन हमें शेयर्स की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती है। जैसे गुडविल में बताया था ना किस किस दिन जरूरत पड़ती है, ऐसे ही इसमें बताऊंगी। थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं इसको ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है, देखिए। हाँ जी, पहले सुनिए मेरी बात सुनो। वेल, जब हम शेयर अमलगमेट करते हैं दो कंपनी को, पहला पॉइंट भी पढ़ाऊंगी, पहले सेकंड पॉइंट से पढ़ना शुरू करो। दो कंपनियों को अमलगमेट करते हैं, यानी एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के मिला के एक्स वाई लिमिटेड बनाते हैं। तो बताओ, एक्स अपना बिजनेस एक्स वाई को ट्रांसफर कर रही है और वाई भी अपना बिजनेस एक्स वाई को ट्रांसफर कर रही है। समझ रहे हो ना, इसको कहते हैं अमलगमेशन। पहले कौन सी कंपनी थी, एक्स लिमिटेड, और कौन सी कंपनी थी, वाई लिमिटेड। दोनों ने मिलकर अपना बिजनेस क्या बना दिया, तो एक्स लिमिटेड एक्स वाई बना दिया ना। तो एक्स ने अपना बिजनेस एक्स वाई को ट्रांसफर किया, और वाई ने भी अपना बिजनेस किसको ट्रांसफर किया, एक्स वाई को ट्रांसफर किया। तो जब दो कंपनियां अपना बिजनेस ट्रांसफर करती है तो साथ में शेयर्स भी ट्रांसफर होते हैं, है ना। किसके शेयर वापस कर दिए जाते हैं, इस कंपनी के शेयर दिए जाते हैं। तो शेयरों की वैल्यू निकालनी उस टाइम क्या होती है, जरूरी होती है। तो अमलगमेशन के टाइम आप लोगों को शेयर की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती है। परचेज एंड सेल ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी, अगर कोई अपना शेयर दूसरे को बेच रहा है, प्राइवेट कंपनी का शेयर, तो उसकी वैल्यू निकालनी तो जरूरी है। सपोज करो मेरे पास 10 रुपए का शेयर था, मैंने खरीदा था, लेकिन आज मैं दूसरे को बेचना चाह रही हूँ, तो डेफिनेटली मुझे उसकी वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए। प्राइवेट क्यों कंपनी, क्यों, पब्लिक कंपनी के शेयर के प्राइस तो एनएससी बीएससी में ही होते हैं, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में ही पता लग जाते हैं। प्रॉब्लम किसकी आती है, प्राइवेट कंपनी के शेयर की वैल्यू की। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर की वैल्यू कब निकालने की जरूरत पड़ती है बताओ, जब प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर है, जो ओनर है, वो अपने शेयरों को खरीदते हैं या बेचते हैं। समझ में आ रही है बच्चों या नहीं आ रही है। उसके बाद एक्विजिशन ऑफ शेयर ऑफ डिसेंटेड शेयर होल्डर अंडर ए स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। स्कीम रिकंस्ट्रक्शन की क्या होती है बताओ। रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक कंपनी, पुरानी कंपनी खत्म होती है, बदले में नई कंपनी बनती है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। तो कुछ शेयर होल्डर नई कंपनी का हिस्सा बनना नहीं चाहते, समझ गए। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब पुरानी कंपनी खत्म होती है, नई कंपनी बनती है, तो कुछ शेयर होल्डर नई कंपनी का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो डिसेंट कर देते हैं, वो मना कर देते हैं कि हमें नई कंपनी का हिस्सा नहीं बनना, तो हम उनके पैसे वापस कर देते हैं। तो उस स्कीम में आपको जो है शेयर की वैल्यू निकालने की जरूरत
पड़ती है। समझ में आ रही है ना। परचेज ऑफ ब्लॉक ऑफ शेयर फॉर एक्विजिंग इंटरेस्ट अदरवाइज इन अदर कंपनी, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदना चाह रही है तो भी हमें वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है। एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदने, मान लिया रिलायंस जियो के शेयर खरीदना चाह रही है तो वैल्यूएशन निकालने की जरूरत पड़ती है। कन्वर्जन ऑफ शेयर, अगर आप प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, समझो प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का था, आज के दिन वो 40 का आ चुका है, तो हमें इक्विटी शेयर भी कितने के देने पड़ेंगे, 10 के या 40 के, 40 के ही देने पड़ेंगे ना। तो उस केस में भी हमें शेयर की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती है। तो रेजिंग ए लोन फॉर सिक्योरिटी ऑफ शेयर, अगर हम शेयर गिरवी करके लोन लेना चाहती है कंपनी या कोई भी, तो गिरवी रखना है, तो 10 रुपए का शेयर था लेकिन आज अगर 50 रुपए का है तो लोन भी तो 50 रुपए के हिसाब से ही मिलेगा। तो अगर आपको लोन लेना है तो शेयर की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है ना। कंपनसेशन टू शेयर होल्डर बाय गवर्नमेंट अंडर ए स्कीम ऑफ नेशनलाइजेशन, अगर किसी कंपनी को गवर्नमेंट अपने अंडर लेना चाहती है, अपने अंडर क्यों लेना चाहती है, बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जो नेशनल इंटरेस्ट की कंपनी होती है, जैसे इंडियन ऑयल है, जैसे क्या है इंडियन ऑयल नेशनल इंटरेस्ट की कंपनी है क्योंकि तेल बेचने वाली कंपनी है। अगर प्राइवेट हाथों में आ गई और किसी कंट्री ने आक्रमण कर दिया और प्राइवेट हाथ वाले ने तेल सप्लाई करने से क्या कर दिया, मना, तो फौजी भी इधर से उधर नहीं जा पाएंगे, समझ लो, उनका खाना भी नहीं जा पाएगा क्योंकि तेल नहीं होगा तो गाड़ियों में कुछ चल ही नहीं पाएगा, देश ही ठप हो जाएगा। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये कंपनियां उनके हाथ में ही रहे। तो अगर कोई ऐसी नेशनल इंटरेस्ट वाली कंपनी है जिसमें, है ना, उसके शेयर होल्डर से कंपनी जबरदस्ती, गवर्नमेंट जबरदस्ती शेयर ले लेती है। समझो मेरी बात, समझो, अगर तुम 4 5 10 लोग बैठे हो, 20 लोग बैठे हो, तुम लोगों के पास क्या है, किसी कंपनी के शेयर हैं और वो नेशनल इंटरेस्ट के हैं और मैं गवर्नमेंट चला रही हूं, तो मैं जबरदस्ती तुम लोगों से शेयर ले सकती हो, तो नेशनलाइजेशन स्कीम में। समझ में आ रही है ना। तो उसमें भी अब तुम्हें पैसे तो देने पड़ेंगे ना जबरदस्ती लेने के लिए। पेइंग कोर्ट फीस, अगर शेयरों के लिए कोर्ट की फीस पे करनी है तो भी करने की जरूरत होती है। परचेज ऑफ शेयर बाय एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, कंपनी का एम्प्लॉय अगर शेयर खरीदना चाह रहा है तो भी शेयर की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। एक पॉइंट पढ़ दिया कि वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स में एक्चुअली में क्या है, वेल्थ टैक्स जो होता है ना, तो उस पर हमारी जितनी भी वेल्थ होती है उस पर क्या लगता है, टैक्स लगता है। तो जो हमारे शेयर्स होते हैं वो भी तो हमारी वेल्थ है, हमने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो वो भी तो हमारी क्या है, वेल्थ है। तो अगर उस वेल्थ की कैलकुलेशन करनी है तो हमें शेयर की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती है। तो इन सब केसेस में शेयर्स की वैल्यू निकालनी है। कोई डाउट है? हाँ जी, ठीक है, आगे देखिए प्लीज। फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर, कौन कौन से फैक्टर है जिससे शेयर की वैल्यू बढ़ती है या घटती है। सबसे पहले फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट, अर्निंग, प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। अगर किसी की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है तो शेयर की वैल्यू ज्यादा होगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम है तो शेयर की वैल्यू कम होगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट एक साल ज्यादा आ गया दूसरे साल कम आ गया तो फिर चलेगा, नहीं। अगर किसी साल 20% प्रॉफिट आ रहा है, दूसरे साल से 5% प्रॉफिट रह रहा है, तो भी शेयर की वैल्यू बुरी तरह गिर जाती है। प्रॉफिट स्टेबल भी होना चाहिए, जो रेट है आपके प्रॉफिट का वो स्टेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक प्रॉफिट कमा रहे हो, कई कमा तो रहे हैं, चाहे 2% कमा रहे हैं चाहे 20% कमा रहे हैं, ऐसे बात नहीं बनती। अगर आप 5% कमा रहे हैं तो कोई बात नहीं, 5% ही कमाओ, पर वो स्टेबिलिटी से कमाओ। समझ में आ रही है बात, क्या नहीं आ रही है। तो अगर स्टेबिलिटी है, अर्निंग है, तो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। समझ में आ रही है ना। तो पहला फैक्टर क्या है शेयर की वैल्यू बढ़ाने का, बताओ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। क्लियर हो गई ना, मोटा मोटा पढ़ाऊंगी, उसके बाद अंडर से आप खुद कर लेना। अगला जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है, प्लीज इधर देखिए। अगला जो फैक्टर है दैट इज यील्ड एंड रिटर्न ऑफ अदर सिमिलर कंपनी। अगर आपकी जो सिमिलर कंपनी है उनकी यील्ड और रिटर्न आपसे ज्यादा है तो डेफिनेटली आपका शेयर का प्राइस उनसे क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर उनसे, जो आपकी सिमिलर कंपनी है, उनकी यील्ड और रिटर्न आपसे कम है तो आपका शेयर का प्राइस हमेशा ज्यादा होगा। हमेशा रिलायंस और एयरटेल का, जियो और एयरटेल का कंपटीशन रहता है ना, जियो और एयरटेल का। पर जियो कहीं ना कहीं बाजी मार ले जाता है थोड़ा बहुत एयरटेल से, तो जियो का यील्ड और रिटर्न क्या हो गई, ज्यादा, तो शेयर का प्राइस भी डेफिनेटली थोड़ा सा बेटर होगा। समझ में आई बात है, नहीं आ रही है? आगे, डिविडेंड पॉलिसी ऑफ कंपनी। अगर कंपनी रेगुलर डिविडेंड बांट रही है तो लोग पॉजिटिव रहते हैं, लोग क्या रहते हैं उस कंपनी के लिए,
पॉजिटिव रहते हैं तो शेयर का प्राइस ज्यादा होता है। लेकिन अगर इरेगुलर डिविडेंड बांटती है, कभी बांटती है कभी नहीं बांटती, तो लोगों में नेगेटिविटी आ जाती है, तो वो भी अपनी, तो शेयर का प्राइस कम हो जाता है। समझो मेरी बात सुनो, इस स्टेटमेंट में कॉन्ट्रास्ट कराऊंगी, मैं प्रूव करके बताऊंगी कि जो कंपनी ज्यादा डिविडेंड बांटती है ना, एक्चुअली में वो खराब कंपनी है, और जो कंपनी कम डिविडेंड बांटती है ना, वो एक्चुअली में अच्छी कंपनी है। मैं आपको ये बात प्रूव करके बताऊंगी। जो अभी स्टेटमेंट दी है, अभी मैं क्या कह रही हूँ बताओ, अभी मैं कह रही हूं कि जो कंपनी ज्यादा डिविडेंड बांटेगी उसका शेयर का प्राइस ज्यादा होगा, जो कंपनी कम डिविडेंड बांटेगी उसका शेयर का प्राइस कम होगा। लेकिन आगे चल के आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का एक चैप्टर सब्जेक्ट पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे सब्जेक्ट अगले सेमेस्टर में, वहां मैं आपको प्रूव करके बताऊंगी कि जो कंपनी ज्यादा डिविडेंड बांटती है एक्चुअली में उसके शेयर का प्राइस कम होता है। रीजन बताऊं, जो कंपनी जितनी अच्छी होती है वो नए नए प्रोजेक्ट शुरू करती रहती है, तो उसको डिविडेंड बांटने की जरूरत ही नहीं होती। समझ में आ रही है ना, क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? खैर छोड़ो, वो तो आगे की बात है। अभी फिलहाल इतना ही याद रख लो कि जो कंपनी जितना ज्यादा डिविडेंड बांटती है उसका शेयर का प्राइस उतना ही ज्यादा होता है, और जो कंपनी जितना कम डिविडेंड बांटती है उतना शेयर का प्राइस उतना ही कम होता है। समझ में आ रही है ना? अगला जो है बेसिकली वो है अनफेवरेबल फाइनेंशियल रेशो। रेशोज निकालते थे, लॉन्ग टर्म रेशो, शॉर्ट टर्म रेशो, तो जिसकी रेशोज अच्छी होती है उसका इफेक्ट अच्छा होता है, तो शेयर का प्राइस ज्यादा होता है। जिसकी रेशो अनफेवरेबल होती है उसका शेयर का प्राइस कम होता है। नेट एसेट पोजीशन, सिंपल सी बात है, नेट एसेट जिसकी जितनी ज्यादा शेयर का प्राइस उतना ही ज्यादा, और नेट एसेट जितनी कम शेयर का प्राइस उतना ही कम। स्पेशल रजिस्ट्रेशन, अगर किसी कंपनी के शेयर्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है बहुत सारी, क्या लगी हुई है? रेस्ट्रिक्शन। जैसे आपने खरीद लिए तो आप 5 साल तक किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, समझ गए? तो प्राइस शेयर का क्या होगा? कम होगा, और रेस्ट्रिक्शन जितनी कम होगी प्राइस उतना ही ज्यादा होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर कम पैसा लगा के ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो तो प्राइस ज्यादा होगा, ज्यादा पैसा लगा के कम प्रॉफिट कमा रहे हो तो प्राइस कम होगा। एफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट अच्छी है तो प्राइस ज्यादा होगा, मैनेजमेंट खराब है तो प्राइस कम होगा डेफिनेटली। समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है? गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी आपके फेवर में काम करती है तो शेयर का प्राइस ज्यादा होगा, अगर गवर्नमेंट आपके फेवर में नहीं है तो शेयर का प्राइस क्या होगा? कम होगा। और भी बहुत सारे फैक्टर है। पॉलिटिकल, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कंट्री में, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, टैक्स स्ट्रक्चर अच्छा है तो प्राइस क्या होगा? ज्यादा होगा, और ये सब चीजें नहीं है तो प्राइस क्या होगा? कम होगा। समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है? अब हम लोग हैं, हाँ जी, 9 पॉइंट, द साइंस ऑफ ब्लॉक ऑफ शेयर इज टू बी वैल्यूड। समझ में आ रही है बात, क्या नहीं आ रही है? क्लियर हो गई? देखो, अगर आपके शेयर होल्डर बिल्कुल थोड़े से हैं तो एक शेयर होल्डर का डिसीजन भी कंपनी को क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है। समझ में आ रही है ना? तो शेयर का प्राइस थोड़ा कम रहने की संभावना है। लेकिन अगर शेयर होल्डर बहुत सारे हैं तो एक शेयर होल्डर के डिसीजन से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो शेयर का प्राइस उस केस में ज्यादा तेजी से बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। समझ में? तो ब्लॉक ऑफ शेयर, शेयर मतलब कितने ब्लॉक है, राइट ना? मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, बेसिकली दो ही मेथड है, नेट एसेट मेथड और अर्निंग बेसिस मेथड। अर्निंग बेसिस में भी बहुत सारे मेथड है, 2-3 मेथड अर्निंग बेसिस में भी, डिविडेंड यील्ड, अर्निंग कैपेसिटी मेथड, बहुत सारे मेथड है। लेकिन फिलहाल 2 मेथड है। पहला मेथड कौन सा है? नेट एसेट, और दूसरा है अर्निंग बेसिस। और इंपॉर्टेंट कौन से वाला है? नेट एसेट मेथड। बिल्कुल इजी और सिंपल मेथड है नेट एसेट मेथड। कुछ नहीं करना आप लोगों को नेट एसेट मेथड में। देखिए क्या करना है आपको, प्लीज इधर देखिए क्या करना है। बताओ, इसमें आपको नेट एसेट निकालनी है। क्या निकालनी है? नेट एसेट। तो आप सारी एसेट लोगे, ऑल एसेट, सिर्फ किसको छोड़ के? एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट को। कौन सी एसेट को? गुडविल में जान जान क्या क्या छोड़ा था? फिक्टिशियस एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और गुडविल। तीनों को छोड़ा था ना, लेकिन यहां गुडविल को नहीं छोड़ना, गुडविल को भी लेना है। इसका मतलब अगर वैल्यूएशन ऑफ शेयर का क्वेश्चन आए तो हो सकता है उसके साथ मिक्स होकर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का भी क्वेश्चन आ जाए। पहले आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में जाके
गुडविल को कैलकुलेट करोगे, गुडविल को क्या करोगे, कैलकुलेट, फिर जो गुडविल की वैल्यू आएगी उसको यहां रखोगे। समझ में आ रही ना, सारी एसेट लेनी है, सिर्फ किसको छोड़ के, फिक्टिशियस एसेट, और इसमें से माइनस करनी है आउटसाइड लायबिलिटी। क्या माइनस करनी है, आउटसाइड लायबिलिटी, जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बाहर वालों के पैसे है ना, बिल्स पेबल, और क्या माइनस करने हैं, बैंक लोन, डिबेंचर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटी आपको दिख रही है ना वो माइनस करनी है। समझ गए या नहीं समझ गए? और माइनस करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और क्या माइनस करनी है, प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि हम लोग इक्विटी शेयर की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमें प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल भी क्या करनी है, माइनस। और माइनस करना है डिविडेंड ऑन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड ऑन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि ये भी हमारी कर्जा ही है। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनका डिविडेंड इस साल नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट नहीं था, तो वो डिविडेंड अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और अगले साल फिर हमें 2 सालों का डिविडेंड देना पड़ेगा। आपको पता है ना प्रेफरेंस शेयर 2 टाइप के होते हैं, कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिसका डिविडेंड अगर हम इस साल नहीं दे पाए तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और नॉन कम्युलेटिव होते हैं जिनका डिविडेंड अगर हम नहीं दे पाए तो आगे नहीं जाएगा, खत्म हो गया फिर वो डिविडेंड। समझ में आ रही ना, तो अगर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है उसका डिविडेंड माइनस करना है, तो जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी बताओ, नेट एसेट। क्या निकल के आएगी, नेट एसेट। क्या मैम नेट एसेट निकालने का कोई और तरीका भी है? यस, आपको पता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, कौन से चैप्टर में, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली थी। कौन सी कैपिटल, क्लोजिंग, एवरेज वाली नहीं, क्लोजिंग। देखो 2 निकाली थी, एक तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली थी, निकाली थी, निकाली थी ना, उसमें 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था, राइट। तो जो निकल के आई थी वो कौन सी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आई थी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। याद है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में है। तो आप इतना करो, ये सब काम दोबारा करने की आपको जरूरत नहीं है, आपने क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकाल ही रखी होगी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्योंकि अधिकतर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर का क्वेश्चन जो है कंबाइंड आता है। गुडविल आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है वर्किंग नोट में, तो आपने क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकाल ही रखी होगी। तो इस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को ले लो, ले लिया इस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को, लिया। अब इसमें आपने क्या क्या ऐड नहीं कर रखा बताओ, गुडविल, तो वो ऐड कर लो, कर दिया, गुडविल ऐड कर दिया। और क्या ऐड नहीं कर रखा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो वो ऐड कर दो, कर दिया। फिर लेस क्या कर दो भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आउटसाइड लायबिलिटी तो माइनस कर रखा है, क्या माइनस नहीं कर रखा, प्रेफरेंस शेयर और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। तो क्या माइनस कर दो बताओ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हाँ जी ठीक है, और क्या माइनस कर दो, डिविडेंड ऑन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड ऑन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो उससे क्या होगा बच्चों, जो गुडविल में कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रखी है वो आपकी यही काम आ जाएगी, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर का चैप्टर कंबाइंडली आ जाए, समझ गए, तो जो गुडविल में आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रखी है ना, उसमें आप लोग क्या करो, उसमें से गुडविल ऐड करो, वो आपने गुडविल में निकाल ही रखी होगी गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐड करो, प्रेफरेंस शेयर माइनस करो, और डिविडेंड ऑन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, चार, 2 चीजें ऐड करो, 2 चीजें माइनस करो, नेट एसेट निकल गई। और अब इस नेट एसेट को, क्या कोई और तरीका है नेट एसेट निकालने का? एक तरीका और है, सारे तरीके यही बता दूं ना नेट एसेट निकालने के लिए। नेट एसेट में क्या क्या आएगा बताओ, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल, एक तो क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट, और दूसरा आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, और इसमें से माइनस कर दोगे फिक्टिशियस एसेट। कौन सी एसेट, फिक्टिशियस एसेट। तो जो निकल के आएगी इट विल बी कॉल्ड नेट एसेट। क्या कहलाई जाएगी वो, नेट एसेट। तो ये 3 तरीके हैं नेट एसेट निकालने के लिए, और बस अब तो बात बन गई। अब आपकी वैल्यूएशन कैसे निकलेगी, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर ये निकलेगी, जो आपकी नेट एसेट निकली है उसको आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। किससे डिवाइड करोगे,
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हो गया आपकी नेट एसेट वैल्यू। समझे कि नहीं समझे? इजी, कोई डाउट है? ये 3 तरीके हैं नेट एसेट निकालने के। देखिए एक बार। ओके, छोड़ो ये थ्योरी है, खुद पढ़ लेना, ज्यादा नहीं करा रही मैं इसमें। जरा इसमें देखो जो है मेन है, जो मैंने पढ़ाया है। जे.आर. मोंगा सर की बुक है ये, आप ले लेना प्लीज, खरीद लेना इस बुक को। ज्यादा रहेगा। अच्छा देखो, मैंने क्या कहा, गुडविल लेनी है इसमें, लैंड लेनी है, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट फर्नीचर, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड, क्या अदर एसेट। समझ में आ रही है ना बात? ये नहीं आ रही है? उस गुडविल लेनी है ना, और इन्वेस्टमेंट भी लेनी है। देख रही हो, गुडविल भी लेनी है और इन्वेस्टमेंट भी। इन्होंने बोला ट्रेड लेनी है कि नॉन ट्रेड लेनी है, कुछ नहीं बोला ना, तो दोनों लेनी है। गुडविल के चैप्टर में कौन सी लेते थे? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कौन सी लेते थे? तो यहाँ पर और कौन सी लोगे बताओ? नॉन ट्रेड। प्लीज इधर बताओ, यहाँ पर और कौन सी लोगे? नॉन ट्रेड। देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रही हूं, जब आपने गुडविल के चैप्टर में क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला होगा, तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो ले ही चुकी होगी ना, रह गई कौन सी होगी? तो आप नॉन ट्रेड और ले लो। समझ गए? और यहाँ तो आपको सारी एसेट लेनी है, बोला ही मैंने, है ना? तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड दोनों ही आ गई, सिर्फ यहाँ पे तो फिक्टिशियस एसेट को छोड़ना है। समझे कि नहीं समझे? तो सिमिलरली ये वाली बात ऐसे कह रहे हैं, ये थोड़ा इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा बना दिया इस चीज को, राइट? सिमिलरली ये वाली बात इसमें कह रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट जब लेनी है, तो यहाँ पे नो ट्रेड भी लेनी है और नॉन ट्रेड भी लेनी है, ट्रेड प्लस में नॉन ट्रेड। और जो गुडविल लेनी है ना, वो न्यू वाली लेनी है, जो अभी कैलकुलेट की है, न्यू वाली वर्किंग नोट में कैलकुलेट करोगे पिछले चैप्टर के अकॉर्डिंग। इसलिए मैंने वैल्यूएशन ऑफ शेयर कराने से पहले क्या कराया? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा, फिर उसको यहाँ रखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? ये नहीं आ रही है? या तो ये गुडविल की वैल्यू खुद बताएंगे, नहीं तो फिर आप निकाल के फिर रखोगे। फिर आपको सारी ऐसे लेनी है, फिर डिवेंचर होल्डर को जो पेमेंट देनी है ना, ट्रेड पेबल को जो देनी है, बिल्स पेबल को देनी है, अदर लायबिलिटी जो देनी है, मतलब बाहर वालों का कर्जा देना है। समझ में आ रही है ना? फिर प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू देनी है। कौन सी वैल्यू? प्रेफरेंस शेयर। उन्होंने कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड नहीं लिखा, मैंने लिखवा दिया। समझ में आ रही है ना? तो जो बैलेंस बचेगा उसको इक्विटी शेयर के लिए अलग बचेगा, उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से क्या करना है? डिवाइड करना है। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? लेकिन ये वाला फॉर्मूला कब लगता है, एक और फॉर्मूला होता है वो बाद में बताएंगे, दोनों का कंपेयर। पहले इस वाले फॉर्मूले को कॉन्सेप्ट समझ में आया? इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। एक ये रिजर्व शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, है ना? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? इन्होंने एक ये फॉर्मूला बताया, मैंने तो 3 बता दिया आपको, इन्होंने सिर्फ 2 बताए, मैंने आपको 3 बता दिए, क्योंकि तीनों फॉर्मूले मैंने बनाए किनसे है? क्वेश्चन से। किससे बनाए हैं? क्वेश्चन से। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? ओके देखो, ड्रॉप कर दू इसे। सॉल्यूशन दिखता है ना, तो फिर आंसर में करने में मजा नहीं आता। मैंने क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया, ठीक है बच्चों? ये क्वेश्चन दिख रहा है, कहते हैं फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। किसकी बैलेंस शीट दे रखी है? एक्स लिमिटेड। शेयर कैपिटल ये नहीं बता रखा है, इक्विटी शेयर है प्रेफरेंस शेयर है। बता सकते हो कौन से शेयर होंगे? इक्विटी होंगे, क्योंकि कंपनी में प्रेफरेंस हो ये जरूरी नहीं है, बट इक्विटी हो ये बहुत जरूरी है। इक्विटी शेयर के बिना कंपनी नहीं बनती। प्लीज मेरी बात सुनिए, कंपनी में प्रेफरेंस शेयर हो ये जरूरी नहीं है, पर इक्विटी होंगे। अच्छा एक बात बता सकते हो, नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे बता सकते हो? 4 लाख। 4 लाख ना, और एक शेयर कितने का है? 10 का, तो कितने शेयर हो गए नंबर ऑफ शेयर? 40,000। मान गए? टोटल कितने के हैं? 4 लाख के, और 10 रुपए का आएगा तो 40,000। रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व दे दिया 30,000 का, सरप्लस दे दिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे दी, ट्रेड पेबल दे दिए, फिक्स एसेट में टेंजिबल दे दी, इंटेंजिबल में गुडविल दे दी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे दी, करंट एसेट ले ली। ऑन 31 मार्च
फिक्स एसेट रीवैल्यूड 350 और गुडविल वैल्यू 50,000 है ना। कंप्यूट द कंपनी शेयर वैल्यू बाय नेट एसेट मेथड। समझो मेरी बात समझो। अब हमें गुडविल तो कैलकुलेट करनी ही नहीं, क्योंकि गुडविल की कैलकुलेशन उन्होंने खुद करके दे रखी है। जो गुडविल 40 की थी वो कितने की हो गई? 50 की। जो गुडविल 40 की थी वो कितने की हो गई? 50 की। तो गुडविल की कैलकुलेशन तो करनी नहीं, वर्किंग नोट तो बनाना नहीं, गुडविल की कैलकुलेशन उन्होंने खुद करके दे रखी है। तो वर्किंग नोट नहीं बनाना तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं निकालना होगा, तो हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम क्या ले बताओ? एसेट। एसेट ले। मुझे बताओ टेंजिबल एसेट कितने की है? 5 लाख। पर अब वो कितने की हो चुकी है बताओ? 3.5 लाख की। न्यू वैल्यू लेनी है। तो यहां पर आपको जो है एक नई बात समझ में आई। क्या नई बात समझ में आई? कि जो भी एसेट लेनी है वो रीवैल्यूड प्राइस पे लेनी है। कौन से प्राइस पे लेनी है? रीवैल्यूड प्राइस पे। पुराने प्राइस पे नहीं लेनी, क्योंकि शेयर की वैल्यू फ्यूचर के लिए निकालनी है, ना कि पास्ट के लिए निकालनी है। वो तो गुडविल में भी हम रीवैल्यू प्राइस पे लेते थे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले लेंगे टेंजिबल एसेट। जो हमारी टेंजिबल एसेट 5 लाख की थी वो अब कितने की हो गई? 3.5 लाख की। तो 3.5 लाख लेंगे। फिर आ गई गुडविल। जो गुडविल हमारी 40 की थी अब कितने की हो गई? 50 की। तो गुडविल हमने ले ली 50 की। हाँ जी ठीक है। ऐसा नहीं है किसी एसेट को छोड़ना नहीं है। टेंजिबल एसेट की नई वैल्यू दी थी तो नई वैल्यू ले ली। गुडविल की नई वैल्यू दी थी 40 से बढ़कर कितने की हो गई? 50 की। तो 50 की ले ली। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू नहीं दे रखी, तो हम कितने की लेंगे? है नहीं ना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नील है। समझिए। उसके बाद करंट एसेट कितने की है? 2 लाख की। तो करंट एसेट हम ले लेंगे 2 लाख। मतलब जिनकी नई वैल्यू दे रखी है वो नई वैल्यू ले ली, और जिनकी नहीं दे रखी उनकी पुरानी वैल्यू ले ली। टेंजिबल एसेट की नई वैल्यू दे रखी है 3.5 लाख, वो ले ली। हाँ जी ठीक है। गुडविल की नई वैल्यू दे रखी है 50,000, वो ले ली। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की तो वैल्यू दे ही नहीं रखी, करंट एसेट की नई वैल्यू नहीं दे रखी तो हमने पुरानी ले ली। तो कितनी हो गई? 6 लाख। कितनी हो गई? अब इसमें से आउटसाइड लायबिलिटी क्या कर देंगे? माइनस। तो बताओ कितनी आउटसाइड लायबिलिटी? क्या शेयर कैपिटल आउटसाइड लायबिलिटी है? नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस आउटसाइड लायबिलिटी है? नहीं। डिवेंचर 1 लाख के थे, नई वैल्यू नहीं दे रखी तो हम पुरानी ले लेंगे। 5% डिवेंचर कितने के बताओ? 1 लाख के, माइनस कर देंगे। और ट्रेड पेबल, इसकी भी नई वैल्यू नहीं दे रखी तो हम पुरानी ले लेंगे। तो ट्रेड पेबल कितनी है? 1,30,000। ये भी हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 6 लाख में से 2,30,000 क्या कर दिया? माइनस। तो कितना है 6 लाख में से 2,30,000 माइनस करके? 3,70,000। 3 लाख। ये आपकी क्या आ गई? नेट एसेट। अब बताओ वैल्यू ऑफ शेयर कितनी होनी चाहिए? वैल्यूएशन ऑफ शेयर, ये इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे हैं, इसे इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। 3,70,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। कितने हैं नंबर ऑफ शेयर? 4 लाख तो रुपए में है। 4 लाख को 10 से डिवाइड करोगे तो कितने हैं? 40,000। मतलब समझ रहे हो? तो 40,000 है। तो कितना आया बताओ? ये 4,9 36,4.25। यानी कि जो शेयर हमें 10 रुपए का था वो आज के दिन मार्केट में कितने का होना चाहिए? 9 रुपए 25 पैसे का। गिरना चाहिए शेयर का प्राइस। अगर वो 12 रुपए का चल रहा है तो एक ना एक दिन वो 9 रुपए 25 पैसे में जरूर आएगा, क्योंकि हमारे बिजनेस को लॉस भी तो बहुत हो गया। 5 लाख की एसेट कितने की रह गई? 3.5 की। देख रहे हो आप लोग, है ना? क्लियर हो गई या नहीं हो गई? तो इस वजह से जो है हमारे शेयर का प्राइस गिरेगा। क्लियर हो गई? तो दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू, 9 रुपए 25 पैसे। कोई डाउट है किसी को? ये है। लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें अभी और लेवल बढ़ेगा, जिसमें हमें पहले वर्किंग नोट में गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर उसको यहाँ रखना पड़ेगा। एक्चुअली में वैल्यूएशन ऑफ शेयर तो कोई चैप्टर ही नहीं है। असली चैप्टर तो कौन सा था? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल था। उसमें तो 3-4 एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वैल्यूएशन ऑफ शेयर हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? राइट ना? ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।